हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज हम हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, किन कारणों की वजह से की जाती है, इनमें कौन सी सावधानियां बरतना जरूरी है, चलिए जानते हैं आज ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी से। चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बीवीजी टीवी की इस पहल में मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया जी डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है, वैसे ही हिप रिप्लेसमेंट की भी सर्जरी होती है। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट किन कारणों की वजह से किया जाता है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट तो सभी जानते हैं कि क्या है और क्यों किया जाता है। बेसिकली एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, अर्थराइटिस। एक बार आपका 60-65 एज हो जाए तो उसके बाद घुटना घिस जाता है और उसके बाद नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर हिप रिप्लेसमेंट बहुत अलग है नी रिप्लेसमेंट से, और हिप रिप्लेसमेंट के जो रीजंस है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। सो हिप के प्रॉब्लम्स और नी के प्रॉब्लम्स दोनों अलग अलग है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो हिप आर्थराइटिस जो है वो काफ़ी कॉमन है और लोगों को हिप आर्थराइटिस की वजह से हिप रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं। पर इंडिया में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हिप आर्थराइटिस उतना कॉमन नहीं है। उसकी वजह से प्राइमरी आर्थराइटिस नहीं होता है और उस रीज़न से हिप रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इंडिया में जो रीजंस है हिप रिप्लेसमेंट के लिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट रीज़न जो है उसको हम बोलते हैं एवियन हिप। एवियन मतलब जो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस इन द सेंस जो अपना हिप है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो किसी कारण की वजह से डैमेज हो जाता है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं बचता है हिप के लिए तो वो जो भाग है जिसको जो खून है जो नहीं पहुंच रहा है वो डैमेज हो जाता है। अभी ऐसे डैमेज हिप के ऊपर हम नहीं चल पाते हैं और उसके बाद धीरे 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 वो हिप जॉइंट पेनफुल होने लग जाता है जी। पेन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे चलने में दिक्कत आती है, नीचे बैठने उठने में दिक्कत आती है, नॉर्मल जो डेली लाइफ का जो एक्टिविटीज़ है उसमें दिक्कत आती है, और इसी वजह से जो मेन हिप रिप्लेसमेंट जो है वो करना पड़ता है। उसकी वजह से उसका एज ग्रुप भी काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द नी रिप्लेसमेंट जो लोगों को करना पड़ता है उस हिसाब से। अभी ये क्यों होता होगा, अभी 100% रीजंस हम नहीं जान पाते इन ऑल द पेशेंट्स, और एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज ट्रीटमेंट प्लान में कोई चेंज नहीं होता है, ट्रीटमेंट सेम होता है। लेकिन मोस्ट लाइकली कॉज इंडिया में जो है वो है बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, और दूसरा है स्टीरॉयड यूजेस। सो जो लोग अल्कोहल का जो प्रमाण जिनके लाइफ में ज़्यादा है और जो लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं फॉर सम एनी अदर मेडिसिन के तौर पे या फॉर बॉडी बिल्डिंग, सो एनी यूज़ ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉयड की वजह से जो बॉल है वो आपका डैमेज हो सकता है। पर बॉल डैमेज होने के बहुत सारे कारण हैं। जो अपना नागपुर जैसा जो बेल्ट है, सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे सिकल सेल अनीमिया करके एक डिसऑर्डर है जिसमें अगेन द ब्लड सप्लाई डैमेज। सो देर आर मल्टीपल कॉजेस जिसके वजह से जो हिप है उसका आपका जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो सकता है और उसके बाद हिप आपका डिसफंक्शनल हो सकता है। इसके अलावा देर इज़ वन मोर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। पोस्ट मतलब आफ्टर ट्रॉमा, मतलब कोई भी इंजुरी होने के बाद भी बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर या बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द ब्लड वेसल्स ये जो खून का जो सप्लाई है वो बॉल को डैमेज हो सकता है, और उसकी वजह से जो आर्थराइटिस है दैट कैन रैपिडली ग्रो एंड कॉज हिप पेन। थर्ड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो आर्थराइटिक ग्रुप में आते हैं, मतलब जो संधिवात जो बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है और उसका ही काउंटर पार्ट है जो मेल्स में होता है, उसको कहते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बट ये सारी जो बीमारी है ये पूरा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसको हम वात की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, और जिसमें नेचुरली जॉइंट विदाउट एनी रीजन
विदाउट एनीथिंग दैट वी कैन प्रिवेंट, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि फिर यू कैन नॉट वॉक ऑन इट, और पेनफुल भी काफ़ी हद तक होता है. सो ये सारी मेन ब्रॉड रीजंस है जिसकी वजह से हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट आज की डेट में करना पड़ रहा है. जी, अभी जैसे आपने बताया कि एज का इसमें बहुत संबंध होता है, या फिर मेल फीमेल में इसका रेशो कैसा होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज जो है यूजुअली जैसे हम नी रिप्लेसमेंट लेटर डेट में होता है, लेटर एज में होता है 60 प्लस में. हिप रिप्लेसमेंट का वैसा कुछ है नहीं. हिप रिप्लेसमेंट कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें 25 के एज में भी करना पड़ता है, क्योंकि जॉइंट इतना डैमेज हो जाता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को चलने में, रूटीन लाइफ में भी इतनी दिक्कत होती है कि वो रिप्लेसमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है. एंड फॉर दैट रीज़न हिप रिप्लेसमेंट कभी कभी 25 से 45 के रेंज ग्रुप में भी करना पड़ता है. सो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस का जो ग्रुप है वो बेसिकली डिलेड एज में होता है यूजुअली, क्योंकि एज आपका कुछ इंजरी हो जाए और उसके बाद जो भी डैमेज होता है वो धीरे धीरे होता है. सो अगेन इट्स अ वेरी ब्रॉड एज ग्रुप. 25 से लेके 75-85 तक हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशंस होते हैं. और जो हायर एज ग्रुप है से 65-70, वो यूजुअली बिकॉज ऑफ हिप फ्रैक्चर्स. 55-60 के बाद अगर जॉइंट के अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वो फ्रैक्चर हीलिंग के चांसेस बहुत कम है. और ऐसे टाइम में रादर देन टेकिंग दैट रिस्क, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, बिकॉज पेशेंट को हम अगले दिन से खड़े रख के वॉकिंग. सो बेड रिडन होने के जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और बेड रिडन होने के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, उससे हिप रिप्लेसमेंट इज अ सेवियर इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो मेल और फीमेल में क्या कुछ अलग सो मेल और फीमेल में रीजंस थोड़े बहुत डिफर होते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मेल्स में ज़्यादा होता है. तो रीजंस आर डिफरेंट. ओवरऑल हिप रिप्लेसमेंट्स ज़्यादा मेल्स में है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि अल्कोहलिज्म, स्टेरॉइड इनटेक, जो रीजंस जो मैंने आपको बताए वो सारे के सारे मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वेरएज नी रिप्लेसमेंट में जो इंसिडेंस है वो फीमेल्स का बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, पर ये एग्जैक्टली उल्टा है इन केस ऑफ हिप रिप्लेसमेंट्स. ओके डॉक्टर, कई बार लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, ये भी सवाल सताता रहता है कि क्या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सेफ है. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सर्जरी कितनी सेफ है और इसकी क्या वैल्यू है, मतलब क्या एज है. सो हिप रिप्लेसमेंट एक ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स से किया जा रहा है, एंड इट हैज़ प्रोग्रेस्ड इन लास्ट 15-20 ईयर्स. और बहुत सारा इसमें इनोवेशंस के साथ वी आर गोइंग अहेड विद द सर्जरीज नाउअडेज. तो हिप रिप्लेसमेंट का लाइफ बहुत अच्छा है. सर्जरी इज़ वेरी सक्सेसफुल. इन फैक्ट द लाइफ ऑफ हिप प्रोस्थेसिस इज इवन मोर देन अ नी प्रोस्थेसिस. तो इसकी वजह से वी आर मोर कॉन्फिडेंट इन डूइंग दिस सर्जरीज इन इवन यंगर पीपल. जी, नी रिप्लेसमेंट से इफ यू कंपेयर टू द नी रिप्लेसमेंट. और हिप का आउटकम्स भी बहुत अच्छा होता है. एक बार आपका सर्जरी वंस इट इज डन प्रॉपर्ली, उसके बाद वी कॉल्ड समथिंग, इट्स कॉल्ड समथिंग लाइक अ फॉरगॉटन जॉइंट. मतलब पेशेंट इटसेल्फ ही फॉरगेट्स कि मेरा सर्जरी हो चुका है. दैट इज हाउ गुड द आउटकम्स कैन बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो दैट इज इट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, बट उसका रीज़न सही होना चाहिए और सही तरीके से अगर हो जाए देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. जी डॉक्टर, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल लोगों में बहुत सारी हेल्थ की समस्याएं दिखाई देती है, तो क्या ऐसे समस्याओं वाले लोग हैं वो हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उनका आउटकम कैसा आता है? देखिए, आजकल के डेट में डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, थायराइड के इश्यूज़ है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स. एक बार 40-45 एज क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद लोगों को रहते हैं. जी, अभी हिप प्रॉब्लम्स भी साथ में रहते हैं. सो नाउ देयर हैज़ टू बी सम सॉल्यूशन फॉर इट. ये जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से हम हिप सर्जरीज को अवॉइड नहीं कर सकते. दूसरी बात तो ये है कि जब भी कोई सर्जरी हम करेंगे तभी उसके पहले ये जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं इनको, दिस इज़ नॉट अ इमरजेंसी सर्जरी.
एक्सेप्ट फ्रैक्चर्स में, जो फ्रैक्चर्स में इमरजेंसी कह सकते हैं, बट बाकी जो सारी कंडीशंस है जिसमें हिप आर्थराइटिस होता है और हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, दीज आर नॉट इमरजेंसी सर्जरीज. तो वी कैन टेक आवर टाइम. वो सारे प्रॉब्लम्स है उनको कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल करने के बाद एक बार सब कुछ नॉर्मलाइज है या इट इज़ अंडर रिस्पेक्टेबल मेजर्स, तो वी कैन ऑलवेज प्रोसीड एंड डू अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. Even in elderly people or even in all these patients with comorbidities, hip replacement surgery is a relatively safe surgery. There is ज़्यादा कोई चिंता वाली बात ऐसे होती नहीं है. जी. हिप जॉइंट भी काफ़ी डीप जॉइंट है एज कम्पेयर टू द नी जॉइंट. उसका जो सॉफ्ट टिश्यू कवर है वो भी काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द नी जॉइंट. इसकी वजह से नी जॉइंट के कंपैरिजन में हिप का आउटकम्स और हिप में प्रॉब्लम्स बहुत लेस होते हैं. डॉक्टर, हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती जा रही है, तो क्या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी कुछ एडवांसमेंट आई है? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एज आई सेड ना कि जो 50 साल ऑलमोस्ट हो गया है तब से बहुत चेंज हुआ है. टेक्नोलॉजी अपार्ट जो एक्चुअल सर्जिकल स्टेप्स है और एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है सर्जरी का, वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है. जो प्रोस्थेसिस आते हैं, उनके डिज़ाइंस आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं. अभी इनिशियल डेज में जो प्रोस्थेसिस होते थे वो सीमेंटेड प्रोस्थेसिस होते थे. मतलब जो भी अपना जॉइंट है वो सीमेंट के साथ फिक्स किया जाता था. पर वी हैव रियलाइज दैट जो अनसीमेंटेड हिप्स है, जो अनसीमेंटेड प्रोस्थेसिस है, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सीमेंटेड प्रोस्थेसिस. और क्योंकि ये यंग लोगों में किया जाता है जहाँ पे बोन क्वालिटी अच्छा है और जहाँ पे हमें चाहिए कि ये प्रोस्थेसिस ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ तक चले उनके साथ, उसकी वजह से वी हैव मूव्ड मेनली टुवर्ड्स अनसीमेंटेड हिप. मतलब वो जो इम्प्लांट रहता है वो प्रेस फिट इम्प्लांट रहता है और उसमें हम सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं. तो क्वेश्चन नेक्स्ट ये हो सकता है कि क्या सीमेंट खराब है? तो नहीं, सीमेंट खराब नहीं है. सीमेंट जो है वो अभी भी सर्टन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है जब बोन वीक हो, बोन स्ट्रेंथ बहुत पुअर है और ऐसे अगर लगे कि मे बी ये जो प्रोस्थेसिस है वो विदाउट सीमेंट ग्रिप नहीं करेगा. सर्टन रिवीजन सिनेरियोज में भी यूज़ किया जा सकता है और इट इज़ ऑलवेज यूज एज अ बेल आउट ऑप्शन. मतलब हमें अगर अनसीमेंटेड भी करना हो तो भी एज अ बैकअप सीमेंटेड प्रोस्थेसिस रहता है. सो दीज आर टू थिंग्स. बट अनसीमेंटेड जो है वो टूवर्ड्स दैट वी हैव चेंज इन लास्ट 10-20 ईयर्स. दूसरी चीज़ है वो है उनके बेरिंग्स. मतलब इट हैज़ इवॉल्व. मतलब पहले मेटल से शुरू हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स केम इनटू पिक्चर, फिर सिरेमिक हुआ, फिर मेटल ऑन मेटल हुआ, देन इट हैड सम प्रॉब्लम्स. तो ये सारा इवोल्यूशन है, ये सारा नॉलेज है जो लास्ट फ्यू डिकेड्स में वी हैव गैदर्ड. एंड देन देयर वाज अ कमिंग अप ऑफ न्यू जनरेशन सिरेमिक. तो आज की डेट में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ceramic and metal or highly cross-linked poly is like a plastic, ceramic on ceramic. So ये सारे combinations है जो आज के डेट में अवेलेबल है और उसकी वजह से we can give a broader options to the patients. जिसको जो रिक्वायरमेंट है, एज कैसा है, एक्टिविटी कैसा है, उस हिसाब से वी कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट एंड गिव हिम दैट ऑप्शन. ओके. सो ये हो गया बेरिंग के बारे में. थर्ड इज द मटेरियल. सो मटेरियल हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड एंड द वे इन विच दैट प्रोस्थेसिस इज मेड, दैट हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड. वी हैव ऑल्सो गॉट सर्टन सिचुएशंस जिसको हम लोग बायो एक्टिव बोलते हैं. मतलब जो बोन ग्रोथ है कंपोनेंट के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, लाइफ बढ़ता है. सो there have been continuous improvements in this particular thing. And nowadays, as you know, robotics is taking up over knee replacement. उसी तरीके से हिप में भी robotics it is percolating. जी. और there is possibility कि आगे चल के फ्यूचर में ये चांसेस बढ़े कि robotic का इंसिडेंस बढ़े. So that is something that we have to consider. So advances are they keep on happening, or definitely as we understand more and more
इसमें और एडवांसेस आएंगे एंड विल कीप इम्प्रूविंग बिकॉज वी अल्टीमेटली वांट टू गिव अ लॉन्गर लाइफ और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का वो जॉइंट चले और ही जी। शुड बी एबल टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग दैट हैज़ बीन डन. दैट इज़ द अल्टीमेट एम. जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि बहुत सारी चॉइसेस है मटेरियल के साथ, बेयरिंग के साथ, तो पेशेंट ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि हमें कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, कौन सा बेयरिंग यूज करना चाहिए? सो ये एक बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज क्या होता है कि पेशेंट्स को कुछ मतलब दे कैनॉट डिसाइड, जी। दे आर डिपेंडेंट ऑन द गाइडेंस फ्रॉम द सर्जन. सो यू शुड एक्टिवली आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर डॉक्टर्स और यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे हर चीज़ों में होता है वैसे द हायर द बेयरिंग उसका कॉस्ट भी इट्स जी। मोर. सो वेदर आपको सिरेमिक ऑन सिरेमिक विच इज़ द कॉस्टलीस्ट, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन है ये आपने आपके डॉक्टर के साथ करना चाहिए. और जस्ट बिकॉज समथिंग ग्रेट इज अवेलेबल दैट इट डजंट मीन कि आपने वो ही करना चाहिए. जी। सो व्हाट इज मोर सुटेबल फॉर यू एंड दिस कॉल हैज टू बी टेकन विद द सर्जन, क्योंकि आप अकेले और सर्जन भी अकेले ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाएंगे. जी डॉक्टर, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करना चाहते वो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी सर्जरी एंड एवरीबडी इज एक्चुअली उनको जी। इतना बेनिफिट होता है, दे फील एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर द सर्जरी. पर कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे उनको सर्जरीज अवॉइड करनी हो, ओके, तो उनमें कुछ ऑप्शंस है जो दे कैन ट्राई, बट ऑल दीज आर ऑल ट्रायल थिंग्स. बहुत सारे इसमें नए नए डेवलपमेंट्स आए हैं. एक एज ओल्ड प्रोसीजर से ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था विच वाज कॉल्ड एज कोर डिकम्प्रेशन. कोर डिकम्प्रेशन मतलब देयर वाज अ ड्रिल होल विच वाज मेड, और ड्रिल होल के साथ हम एक्सपेक्ट करते थे कि वहाँ का वेस्कुलरिटी बढ़ जाए, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. देन वी एडवांस टू समथिंग कॉल्ड एज बोन ग्राफ्ट, मतलब वहीं पे हम ब्लड वेसल के साथ बोन ट्रांसफर करके वी ट्राई टू प्रोवाइड गुड ब्लड सप्लाई एंड हीलिंग टू दैट बोन. पर इन सारी चीज़ों के काफ़ी लिमिटेशंस थे. अभी रिसेंटली इन लास्ट फ्यू इयर्स देर आर ट्रीटमेंट्स लाइक PRP है और स्टेम सेल्स है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स है. सो देर आर लॉट ऑफ इनोवेशंस एंड रिसर्चेस दैट आर गोइंग ऑन इन दिस फील्ड जो हम अपने पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं. हाउएवर ऑल सेड एंड डन, पेशेंट्स को भी ये समझना ज़रूरी है कि ये सारे जो ट्रीटमेंट्स है ये 100% रिलीफ देंगे नहीं देंगे बोल नहीं सकते. प्लस हर एक पेशेंट में, हर एक डिफरेंट पेशेंट में ये इनका जो आउटकम्स है वो वेरिएबल है. तो किसको फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. एडवांस केसेस अगर हो आपके आर्थराइटिस जिसमें एक जॉइंट घिस गया है, कंप्लीटली डैमेज्ड है और अंदर से इट इज शार्प एंड कॉजिंग पेन ऑन एवरी मूवमेंट, ऐसी सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई नहीं करने चाहिए, क्योंकि वंस यू व्हेन यू नो दैट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मे नॉट वर्क, तो वी शुड अवॉइड दैट एंड देन यू शुड प्रोसीड फॉर हिप रिप्लेसमेंट. जी डॉक्टर, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बीच में, मतलब सर्जरी के दौरान एग्जैक्टली क्या किया जाता है और उसके बाद पेशेंट की रिकवरी किस तरह से होती है? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यूजुअली जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, मतलब कमर के नीचे का जो भाग है उसको सुन्न किया जाता है और फिर ये सर्जरी की जाती है. जो डैमेज बॉल है उसको निकाल के, जैसे हमने कहा उस डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग्स है उसको हम डालते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं. और द ब्यूटी ऑफ टुडेज प्रोसेस इज कि ये पूरा मॉड्यूलर है, तो हर एक पेशेंट को जो एक्यूरेट फिट मिलना चाहिए उस फिट का प्रोस्थेसिस अवेलेबल होता है ऑन टेबल, और वो वी डिसाइड ऑन टेबल कि व्हाट इज बेस्ट फॉर दैट पेशेंट, जिसके वजह से आउटकम्स भी काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं. आफ्टर द सर्जरी थोड़ा सीमेंटेड और अनसीमेंटेड, जैसे मैंने आपको बोला दो डिफरेंट टाइप्स है, उनमें रिकवरी में भी फर्क है. सीमेंट यूजुअली इंस्टेंट फिट रहता है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स तो नेक्स्ट डे से वॉकर के साथ इमीडिएटली पैर पे वजन डाल के 100% वेट डाल के चल सकते हैं. हाउएवर जो अनसीमेंटेड रहता है उसमें हम नेचर पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि जो प्रोस्थेसिस है
और जो बोन है इसके बीच में मिलाप हो, उसके बीच में इंटीग्रेशन हो, और जो प्रोसेस लगभग 1.5 से 2 महीना चलता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इसी वजह से कभी कभार मे बी पेशेंट्स को विदाउट वेट या पार्शियल वेट चलना पड़ सकता है फॉर अराउंड से 3 वीक्स to 6 वीक्स, और उसके बाद वो धीरे धीरे फुल वेट डाल के चल पाते हैं। अराउंड मे बी 6 वीक्स में स्टेयर क्लाइंबिंग और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो वी कैन स्टार्ट, एंड 3 months to 4 months it takes for the patients to recover, to feel comfortable to do his नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है, जो डेली लिविंग के उनके एक्टिविटीज़ है वो इजीली कर सके, उसको एक अराउंड 3 to 4 months लग जाते हैं। हॉस्पिटल स्टे एज यूजुअल 2 दिन रहता है, आजकल स्टैंडर्ड है। यूजुअली कोई भी 2 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में पेशेंट को रखते नहीं है। एक ड्रेसिंग होता है और अराउंड 12 to 15 डेज में एक बार पेशेंट को आना पड़ता है टाका निकालने के लिए जी। और उसके बाद दे कम ऑन एट 1.5 महीना 3 महीना के एक फर्स्ट ईयर में थोड़े फॉलोअप्स रहते हैं, देन द पेशेंट कैन बी ऑन देयर ओन, नो प्रॉब्लम जी। तो जिनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है, ऐसे लोगों को क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे अच्छी रिकवरी हो जाए? देखिए, ट्रेडिशनली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम बोलते थे कि नीचे ग्राउंड पे नहीं बैठना है, क्रॉस लेग नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके रूटीन लाइफ में उनको ये करना पड़ता है जी। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। बाकी देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, पहले कोई रिस्ट्रिक्शन इसके अलावा नहीं रहते थे, पर अभी वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल। देयर आर ड्यूअल मोबिलिटी हिप्स। सो ड्यूअल मोबिलिटी हिप्स में 2 जगह से मूवमेंट होता है, और उसकी वजह से द बेनिफिट इज कि एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट भी पॉसिबल है, और जो डर लगता था कि एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट में डिसलोकेशन हो जाए, दैट ऑल्सो इज रिड्यूस्ड। सो देयर आर ड्यूअल मोबिलिटी हिप्स विच कैन बी सिलेक्टिवली यूज्ड इन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए जिनको ये सब अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ड्यूअल मोबिलिटी हिप्स ऑल्सो मतलब दूसरे कंडीशंस में भी बेनिफिशियल है, जैसे पेशेंट्स है जिनको पैरालिसिस है या स्ट्रोक है या अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, जहाँ पे उनको जो मसल और इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। फ्रैक्चर सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा टिश्यू डैमेज रहता है, और जो नेचुरल कवरिंग जो है जो अपना हिप का है दैट इज़ ऑल्सो इंजर्ड। सो ऐसे सर्टन सिनेरियोज है जिसमें ये ड्यूअल मोबिलिटी हिप भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके साथ द फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मोर, और ये जो नीचे बैठने का स्क्वाटिंग और क्रॉस लेग सिटिंग का भी प्रॉब्लम टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी कैन सॉल्व इट। जी डॉक्टर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है, और उसके जो इंडिकेशंस है वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हिप आर्थराइटिस है जिसमें ये प्रोसीजर किया जाता है, और टू सर्टेन एक्सटेंट फ्रैक्चर्स में ये प्रोसीजर किया जाता है। रिकवरीज इज गुड, एज आई सेड, इफ अ प्रॉपरली डन प्रोसीजर में पेशेंट्स लिव नियर नॉर्मल लाइफ जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि कुछ हुआ है उनके साथ में। सो इफ यू हैव एनी हिप प्रॉब्लम्स, रादर देन बेयरिंग द पेन, आप जाके एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, और जो सॉल्यूशंस है इन टुडेज डेज आर वेरी गुड। सो यू शुड मेक यूज ऑफ व्हाट इज अवेलेबल। जो आज के डेट में आपको ऑप्शंस है, सॉल्यूशंस है, उसका यूज करके यू शुड हैव अ लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीवीजी टीवी के इस पहल के लिए उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये जो नॉलेज स्प्रेड करके मोर एंड मोर पीपल टू मेक अवेयर सो मेनी पीपल, उसके लिए हैट्स ऑफ टू देम। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।